हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे थे। दो चैप्टर्स हमने देखे कि कैसे भारत आज़ादी के टाइम पर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी किस तरह से हुई। उसके बाद नेक्स्ट 40 इयर्स तो 1950 से लेकर 90 तक का पीरियड था, उसमें इकोनॉमी इंडिया की कैसे ग्रो हुई। दोस्तों आज हम देखेंगे 1991, वो ईयर जब भारत की इकोनॉमी में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आने वाला था। बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन के दौर से गुजरने वाली थी हमारी इकोनॉमी। द ईयर वॉज 1991। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि ऐसा क्या हुआ उस साल कि हमारी इकोनॉमी जो पिछले 40 साल से चल रही थी उस पैटर्न को छोड़कर नए पैटर्न की ओर आगे बढ़ने लगी। क्या परिवर्तन आए उस साल, क्या इकोनॉमी में चेंजेस आए और किन कारणों की वजह से चेंजेस आए, वही इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आइडिया इज what are the changes that forced our leaders to change the pattern of our economy which was there from last 40 years। तो पिछले 40 साल में जो नहीं हुआ था वो अब होने वाला था। तो इस चैप्टर को जानने के बाद, इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद आप भी ये जान पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ उस साल कि इकोनॉमी एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हुई। सो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर से हम? देखिए इस चैप्टर से क्या क्या सीखेंगे हम वो देख लेते हैं पहले हम। फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो हम देखेंगे भाई रिफॉर्म्स जो 1991 के आए उसके पहले का बैकग्राउंड। ठीक है, किन कारणों की वजह से वो रिफॉर्म्स हमें लाने पड़े पॉलिसीज। ठीक है, फिर किस तरीके से उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब द मैकेनिज्म थ्रू विच दे वर इंट्रोड्यूस्ड। thirdly द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और वी कैन से अगर हम बात करें तो भाई प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कैसे हुआ और उसके क्या प्रभाव भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिले, ये थर्ड चीज हो गई। एंड लास्टली ये सारे जो रिफॉर्म्स हुए उससे अलग अलग सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो और या टर्शरी हो, तीनों सेक्टर्स पे किस तरह से प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो दिस विल बी द लर्निंग आउटकम्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। भाई इंडिपेंडेंस के बाद जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया। यानी कि कुछ चीज़ें कैपिटलिस्ट की अच्छी थी वो ले ली, कुछ चीज़ें सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की अच्छी थी वो ले ली और दोनों से एक मिक्स्ड मॉडल तैयार कर दिया। अब इसको तैयार करने के बाद कुछ इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में भी थे और कुछ इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट थे। तो जो फेवर में इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए मिक्स्ड इकोनॉमी के फेवर में वो देखते हैं। फर्स्टली इट इम्प्रूव्ड ग्रोथ इन सेविंग्स। मतलब पहली चीज क्या हुई कि आपकी सेविंग्स जो है वो ग्रो करने लगी। सेकेंडरी चीज डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950s के स्टार्टिंग में बहुत स्टैग्नेंट हुआ करता था, बहुत रुका हुआ था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ने लगी। एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ गया भाई, क्योंकि हमने देखा था 1965 के आसपास जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई या ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हम बोलते हैं, उसके बाद से एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ने लगा और हम एक सरप्लस कंट्री बन गए। इसकी वजह से क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली, इफ production rises, agricultural output increases and we are going to be a surplus country, तो फूड सिक्योरिटी तो होगा ही होगा, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज होने लगा। तो ये कुछ आर्गुमेंट्स थे जो फेवर में दिए गए इकोनॉमिस्ट द्वारा। एक तरफ कुछ लोग इस मिक्स्ड इकोनॉमी के फेवर में थे, वहीं कुछ लोग अगेंस्ट भी थे, बिकॉज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी थोड़ी समस्याएं थी। उनका कहना ये था कि मिक्स्ड इकोनॉमी जब हमने अपनाई उसकी वजह से क्या बहुत सारे रूल्स और लॉज बढ़ गए देश में, क्योंकि हर चीज़ आपने प्राइवेट सेक्टर से बाहर रख ली, हर चीज़ पब्लिक सेक्टर को दे दी, प्लस जो चीज़ें प्राइवेट को दी उनमें भी आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए आपके द्वारा। तो पब्लिक सेक्टर एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करता था और रेगुलेट करता था, उसकी वजह से नियम बहुत सारे बन गए थे और इन सब नियमों के कारण ही हमारे देश की जो ग्रोथ हो सकती थी जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से नहीं हो पाई। तो दिस इन टर्न हैम्पर्ड आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो उनका ये कहना था कि मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे रूल्स बने
जिनके द्वारा प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया गया, रेगुलेट किया गया, तो जितना योगदान वो दे सकते थे उतना दे नहीं पाए, एंड अल्टीमेटली इट हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। अब बात करते हैं 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या था वो इम्पोर्टेंट इवेंट उस टाइम का जिसकी वजह से हमें अपने देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चेंज करना पड़ा? तो भाई बात करते हैं 1991 की उस क्राइसिस यानी आपातकाल की, यानी इमरजेंसी की। ऐसा क्या संकट आ गया उस समय कि इतनी बड़ी चेंजेस हमें इकोनॉमी में देखने को मिली? जो 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस था वो रिलेटेड था एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट यानी होता है जो हमने कर्ज लिया होता है उसकी वजह से। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि उसने जो बोरोइंग्स कर रखी थी दूसरे देशों से, दूसरी संस्थाओं से, उसको रीपे कर सके। सेकेंडरी चीज, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, यानी फॉरेक्स रिजर्व, जब आप किसी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास जो फॉरेन करेंसी आती है उसे हम आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सेफ रखते हैं, जिससे कि हमें जब भी कुछ इंपोर्ट करना हो तो हम उसका यूज कर सकें। तो वो जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। इतने कम हो गए थे कि हमारे पास केवल 2 हफ्ते, यानी कि फोर्टनाइट जो होता है, उतना ही काम चलाने लायक कि भाई 2 हफ्ते तक हम पेट्रोलियम इंपोर्ट कर सकते हैं, केवल इतना ही पैसा बचा था आपके पास। तीसरी चीज जिसने आग में घी का काम किया वो थी राइजिंग प्राइजेस। जो जरूरत की सामग्री थी यानी एसेंशियल गुड्स थी, उनके प्राइजेस जो थे बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इन्हीं सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट को नई पॉलिसी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भाई इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, ये जो संकट हमारे सामने, हमारे देश के सामने खड़ा है, इससे निपटने के लिए सरकार को कुछ नई नीतियों की आवश्यकता थी। और इसलिए सरकार ने कुछ नई चीज़ें सोची और नई पॉलिसी लाने के बारे में यहाँ पर विचार बनना शुरू हुआ। कुछ और रीजंस जो हमारी क्राइसिस के पीछे जिम्मेदार थे, उनमें एक था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो 1980s का समय था उस दौरान इंडियन इकोनॉमी का जो मैनेजमेंट हुआ वो एफिशिएंटली नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा खर्च किया सोशल सेक्टर पे, डिफेंस पे, जिसके रिटर्न्स तुरंत नहीं मिलते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न्स। इसलिए उनका उद्देश्य ये होना चाहिए था कि भाई इतना सारा पैसा हम सोशल सेक्टर में लगा रहे हैं, सामाजिक कल्याण सेवाओं में लगा रहे हैं, योजनाओं में लगा रहे हैं, डिफेंस में लगा रहे हैं देश की, तो इससे तुरंत तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। इट विल बी ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इसलिए हमारे पास जो बचा हुआ रेवेन्यू है उसको हमें इस तरह यूज करना है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। बट इट वाज नॉट डन, ऐसा नहीं हो पाया। सेकेंडरी चीज वाज लो इनकम। अब सरकार की इनकम बहुत कम थी, ये हम सभी जानते हैं, अभी इतनी देर से वही चर्चा चल रही है। तो गवर्नमेंट को अपना खर्चा और बढ़ाना पड़ा उसी पर से, भाई अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऐसी सामाजिक बीमारियों से लड़ने के लिए। भाई अब देश में बहुत सारी जनसंख्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी है, तो सरकार को बहुत सारी योजनाएं चलानी पड़ती। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सरकार के जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप था वो बढ़ता चला गया और डेफिसिट आपका बढ़ गया। साथ ही साथ जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी होती है या टैक्स पेइंग जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी, और सरकार जो है टैक्सेशन से उतना पैसा कमा नहीं पा रही थी जितना उसका खर्च हो रहा था। सी, टैक्स पेइंग जो पॉपुलेशन होती है वो हर देश में कम होती है। हमारे देश में खास तौर से सब्सिडीज बहुत सारी दी जाती हैं छोटी इंडस्ट्रीज को, किसानों को। इसकी वजह से क्या है, अब 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, मजदूर बहुत सारे हैं, तो टैक्स पेइंग जनसंख्या जो बहुत कम होती है, इसलिए सरकार के पास जो इनकम थी वो बहुत कम हो पा रही थी टैक्सेशन की वजह से। तो अगर शॉर्ट में बात करें हम, या समरी और बात करें, तो क्राइसिस जो हुआ था 1991 वाला, उसके पीछे जो मेन कारण थे वो ये थे। सबसे पहला, डेफिसिट इन बीओपी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, यानी कि जितना एक्सपोर्ट आपने किया, जितना इंपोर्ट आपने किया, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से तो आपको डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट में था। सेकेंडरी चीज, उसकी वजह से कर्ज बहुत बढ़ गए थे सरकार के ऊपर। गवर्नमेंट अपने लोन्स रीपे नहीं कर पा रही थी, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही थी, तो डेट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो ह्यूज डेट्स वर देयर। थर्डली, इन्फ्लेशन वॉज देयर। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एसेंशियल गुड्स थे उनकी कीमतें आसमान छू रही थी, इसलिए और सरकार को दिक्कत हो रही थी। थर्डली, फॉरेक्स बहुत कम हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जितना
भी हम एक्सपोर्ट करते हैं सामान, तो उसके बदले में जो रकम आती है, विदेशी मुद्रा, जो फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जो हम इम्पोर्ट करने के दौरान यूज़ कर पाते हैं। थर्डली, पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, इट वॉज परफॉर्मिंग वेरी पुअरली। एंड लास्टली, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट डन एट द टाइम ऑफ 1980s, 1980 के टाइम पे जो मैनेजमेंट किया गया हमारी इंडस्ट्रीज का, हमारी इकोनॉमी का, वो एफिशिएंट नहीं था। उसकी वजह से हमारे देश को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हमें इस क्राइसिस को फेस करना पड़ा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं साइकिल की मदद से, एक ऐसी साइकिल जिसमें देश की इकोनॉमी फंस जाती है। सी, सबसे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम। सरकार की जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं और इनकम आपकी कम हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, तो घाटा होगा आपको, इसको बोलते हैं वित्तीय घाटा। यानी कि आपकी कमाई जब आपकी कम होगी और आपके खर्चे ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब आप घाटे में हो, फिजिकल डेफिसिट। अब उस घाटे को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, गवर्नमेंट विल बोरो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास घाटा है, आपको नुकसान हो रहा है, खर्चे आपके ज़्यादा हैं, कमाई आपकी कम है, तो आपको उधार लेना पड़ेगा। किससे उधार लेगी गवर्नमेंट, बैंक से ले सकती है, जनता से ले सकती है, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF और एनी अदर फॉरेन कंट्रीज, तो इन सब से उधार ले सकती है। अब इसके उधार लेने के बाद जो पैसा आता है उसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, पेमेंट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। जो वस्तुएं आप दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनको पेमेंट करने के लिए आपको इस पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप उनका पेमेंट करोगे तो अल्टीमेटली फिर आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम थोड़ी है, ये तो आपने पेमेंट कर दिया, ये भी आपका इम्पोर्ट कर लिया सामान, ये भी खर्चा हो गया। इस तरह से आप एक विशेष साइकिल में फंस जाते हो और आपकी इकोनॉमी जो है फंस के रह जाती है। ऐसे ही कुछ उस टाइम हमारे हिंदुस्तान के साथ हुआ था। आई होप इट इज़ क्लियर। इस साइकिल को अच्छे से समझिएगा, एक बार पॉज करके अगर हो सके तो उसकी एक फ्लो चार्ट बना लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले वो लोन लेने के लिए गए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको बताए थे, एक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, एंड दूसरा था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों से मिला के भारत सरकार ने लगभग $7 मिलियन यानी लगभग 1 मिलियन 70 लाख डॉलर्स का लोन लिया। लेकिन उन्होंने लोन देने के पहले कुछ कंडीशंस इंडिया की गवर्नमेंट के सामने रखी। कंडीशंस थी, फर्स्ट वन, यू हैव टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। आपने जो प्राइवेट सेक्टर पे प्रतिबंध लगा रखे हैं, इंस्ट्रक्शन लगा रखे हैं कि भाई आपको एक्सपेंशन करना है तो परमिशन चाहिए, आपको नए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है तो परमिशन चाहिए, आपको नई कंपनी लॉन्च करनी है तो परमिशन चाहिए, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको हटानी पड़ेंगी। सेकेंडरी थिंग, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रोल है, जो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में या कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में जो पूरे प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करते थे, उस रोल को आपको कम करना पड़ेगा। एंड थर्डली, यू हैव टू रिमूव द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कि आप जो दूसरे देशों से व्यापार करते हैं उसमें ट्रेड में आपने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, जो आपने क्लोज डोर पॉलिसी अपना रखी है अपने देश के लिए, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको ओपन डोर पॉलिसी यानी कि आपके देश के जो दरवाजे हैं वो सभी देशों के लिए खुले हैं, इस तरह से आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। सो दीज वर द 3 कंडीशंस व्हिच वर इम्पोज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF टू इंडिया, और इंडिया ने फिर इनको एक्सेप्ट किया और नई इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ से हमारी शुरू होती। यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट को इन सारे क्राइसिस को निपटने के लिए, इन सारी परेशानियों को ओवरकम करने के लिए इन रूल्स को मानना पड़ा, जिससे कि उनकी इकोनॉमी फिर से खड़ी हो सके। हाँ, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं इस लेक्चर के एंड पर। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3। यहाँ पर हमने देखा कि 1991 क्राइसिस किसके बारे में था, क्या उसके पीछे के रीजंस थे और कैसे हमारी गवर्नमेंट ने उससे लड़ने के लिए प्लान किया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मेरे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, कि आप को जानने का अधिकार है कि भाई जिससे आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन उसके हैं या नहीं, तो इसको प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा। एंड I have a teaching experience of more than 10 years, so I will be helping you in a lot better way. And if you have any suggestions, please let me know. Thank you very much. इसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट जो हम चैप्टर का लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो LPG रिफॉर्म्स थे, यानी कि 1991 क्राइसिस के बाद जो सरकार ने रिफॉर्म्स लेके आई है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, एंजॉय स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।